ख्रिस्त बुद्ध झरतुष्ट्र महावीर मानव संता मानव्याचे दीपस्तंभ दीन दीन होऊन त्यांचे वंदुया लेखक हमें इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं कि जो व्यक्ति संचालक होता है, कार्यक्रम का संचालन करता है, उसके व्यक्तित्व की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। उसके परिधान, वेशभूषा, केस सज्जा भी गरिमामयी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले एंकर ही दर्शकों के जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले एंकर ही उस कार्यक्रम का पहली नजर उसकी तरफ होती है। जब वो सामने आता है तो सारे व्यक्ति उसकी तरफ ही देखते हैं। इसीलिए आपके यानी कि एंकर या उद्घोषक के व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। उसके शब्दों से, उसके व्यक्तित्व से आत्मविश्वास झलकता है और वह सारी बातें श्रोता तक पहुंचती है। आप जब ऐसे कार्यक्रम का संचालन करते हो तो आपके पास सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धनीय गुण होनी चाहिए। जब आप ऐसा कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करते हो तो उस बीच में लेखक के अनुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेरो शायरी या कविताओं के अंश का भी प्रयोग होना चाहिए। इसी से वह कार्यक्रम और भी अच्छा होता है। जैसे डांस के साथ इस सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, मस्ती को आगे ले जाते हैं, सेलिब्रेशन को बढ़ाते हैं, मस्ती को आगे ले जाते हैं। कथक की एक खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन आप सभी को दिखाते हैं। लेखक अपने जीवन का एक अनुभव बताते हैं। जब एक जगह वह कार्यक्रम के लिए गए थे, तब वहां आए हुए वक्ता ने सामने बैठे वाली सारी महिलाओं के बारे में कहते हुए कहा कि जब भी महिलाएं बोलती है या हंसती है तो खिले गुलाब की तरह वह लगती है। उनका जब व्यक्तित्व खत्म हुआ तो लेखक ने धन्यवाद देते हुए उनको एक शायरी सुना दी। वह शायरी ऐसी थी कि हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। इस शायरी से सामने बैठी वाली सारी महिलाओं का उनकी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके दिल की बात कही थी। तो इसके कारण लेखक को उन सारी महिलाओं की तरफ से तालियां बजी। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो वक्ताओं ने भी लेखक की पीठ थपथपाते कहा कि बहुत बढ़िया बोलते हो। यानी कि यहाँ संक्षेप में लेखक कहते हैं कि कार्यक्रम कोई भी हो, आप अगर उस कार्यक्रम को बोझिल नहीं बनाना चाहते हो तो उस कार्यक्रम में कोई हास्य भरा चुटकुला, कोई प्रसंग सुना देना चाहिए, कोई रोचकता बननी चाहिए। इसीलिए आपके पास विभिन्न विषयों का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर समय के अनुसार भाषा का प्रयोग और करते हो तो उस कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ेगी, वह कार्यक्रम और भी अच्छा होगा। और इसलिए आपको निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। आप अगर पढ़ेंगे, उस हर भाषा का, हर विषयों का गहराई से अध्ययन करेंगे, तभी आपको ये बातें, सारी बातें समझ में आएगी और आपका सूत्र संचालन और आप क्या जो उद्घोषक का काम है, एंकर का जो काम है, बहुत अच्छे तरीके से होगा। लेखक जब छोटा था तो रोज शाम के समय वह अपने गांव के वाचनालय में जाता था। वहाँ वह हर रोज चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसे जो छोटे बच्चों के लिए पत्रिकाएं आती है वह पढ़ता था। चंदा मामा जैसी जो पत्रिका है जो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बहुत अच्छी होती है, वह ऐसी पत्रिकाएं हर रोज वहाँ पढ़ते थे। बाद में जब वो बड़े हो गए तब धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, नवनीत और रीडर्स डाइजेस्ट जैसी वह पाक्षिक मासिक वह पढ़ने लगे, क्योंकि ये जो
युवा अवस्था में ये जो पत्रिकाएं थी वह लोगों को जो ज्ञान बांटने का काम करती है वैसी पत्रिकाएं वो पढ़ने लगे। रेडियो के कार्यक्रम सुनने के लिए भी उनको बहुत अच्छा लगता था, बेहद पसंद करते थे। जो रेडियो के विविध कार्यक्रम होते थे वह सुनना भी उनको अच्छा लगता था। ये सारी जो बातें हैं, यानी कि जब छोटे थे तब वह अलग अलग जो पत्रिकाएं पढ़ते थे, बाद में जब वह बड़े हो गए तब वह रीडर्स डाइजेस्ट जैसे मासिक या पाक्षिक, कादम्बनी, हिंदुस्तान, दिनमान ऐसे जो पत्रिकाएं पढ़ते थे, ये सारी बातें कहीं ना कहीं उनको प्रेरणादायक बनी और सूत्र संचालन में वो आधार स्तंभ बनी। यानी कि जब वो बड़े होने के बाद सूत्र संचालन करने लगे तब ये सारी जो पढ़ी हुई बातें हैं या पढ़ी हुई जो किताब है उनको उन सूत्र संचालन में बहुत ही बेहद फायदा हो गया। लेखक कहते हैं कि उन्होंने मंच संचालक या उद्घोषक की भूमिका में पूरी निष्ठा निभाकर उन्होंने अपने श्रोताओं का बहुत ही प्यार स्नेह अपनाया है। इस उद्घोषक या मंच संचालक के काम करते समय उनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जैसे किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि या अखिल आकाशवाणी ऐसे पुरस्कारों से उनको सम्मानित भी किया। उन्होंने विज्ञापन देखकर ही रेडियो उद्घोषक पद के लिए आवेदन किया था। ये जो उनको नौकरी मिली थी, ये नौकरी उनको विज्ञापन देखकर ही उन्होंने रेडियो उद्घोषक के लिए आवेदन किया था। और यहाँ मुंबई में जो रेडियो उद्घोषक के पद पर उन्होंने तकरीबन 29 वर्ष तक वह अपनी सेवाएं प्रदान की। और यहाँ जो मुंबई में जिस रेडियो यानी कि आकाशवाणी पर जो उन्होंने उद्घोषक के रूप पर या एंकर के रूप में जो उन्होंने काम किया था, इसके लिए उनको अपने इस काम पर हमेशा गर्व रहा है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ। जब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांवों तक पहुंच जाता हूँ। जब एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ। आप मुझे आवाज के पर्दे पर देखते हैं। मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। लेखक यहाँ सूत्र संचालन में जो रोजगार के अवसर है उसके बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि सूत्र संचालन के इस क्षेत्र में आप नाम और दाम दोनों कमा सकते हैं। आपने पहले यहाँ देखा था कि बहुत सारे एंकर के नाम या एंकर की वीडियो भी आज यूट्यूब पर और बहुत सारे चैनल पर आपको दिखाई देंगे, जो उनके इस सूत्र संचालन के इस जो करिश्मे को वो बताते हैं या दिखाते हैं। इससे आपको दाम भी मिलेगा, यानी कि पैसा भी मिलेगा और आपका नाम भी रोशन हो जाएगा। लेखक का मानना है कि उनको भाषा की गहराई से अध्ययन करना पड़ा, तभी ये सूत्र संचालन के इस क्षेत्र में वो नाम कमा सके हैं। भले लोग कहेंगे कि भाषा का अध्ययन करके आपको क्या मिलेगा, इससे रोजगार मिल सकता है क्या, पर लेखक बताते हैं कि उनके अनुभव से ये वो कहते हैं कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं जाता। आपको अगर सूत्र संचालन में काम करना है तो भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उसका उचित प्रयोग और किसी प्रसिद्ध साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली बना देता है। अगर आप कहीं न कहीं सूत्र संचालन करते हो तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अच्छी भाषा में शुद्धता या किसी साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख आप करेंगे तो वह कार्यक्रम अत्यंत प्रभावशाली एवं हृदय स्पर्शी बन जाता है। आप विभिन्न कार्यक्रमों के साथ वहां सूत्र संचालन करने के लिए तो आपको नाम और दाम दोनों मिलेंगे, यानी कि पैसा भी मिलेगा, और इसके साथ आप
बहुत सारे टीवी चैनल्स है, यहाँ भी उद्घोषक के रूप में आप काम कर सकते हैं। आजकल एफएम रेडियो है, रेडियो चैनल्स है, वहाँ भी आपको उद्घोषक यानी कि एंकर के रूप में आपको रोजगार मिल सकते हैं। यानी कि एंकर या सूत्र संचालन या उद्घोषक के रूप में बहुत सारे आज संभावना है, बहुत सारे पैसे भी यहाँ मिलते हैं और लोगों को वहाँ दाम भी मिलते हैं। बशर्ती आपको ये बात याद रखनी है कि आपकी भाषा की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, शब्दों का चयन होना चाहिए, उसका उचित प्रयोग भी होना चाहिए, तभी आप अच्छे सूत्र संचालक बन सकते हो। सूत्र संचालन करते समय निम्नलिखित चरण या बिंदु पर आपको ध्यान देना है। इसमें पहला है, आप जब भी इस सूत्र संचालन करते समय मंच पर आते हो तो श्रोतागण को वंदन करना चाहिए। जैसे नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम, केम छो, कसा काय, जय जिनेंद्र। स्वयं का परिचय देना चाहिए और सबका आदर पूर्वक स्वागत करना चाहिए। दूसरा, मंच पर जो उपस्थित महानुभाव है या अतिथि है उनका आदर पूर्वक सम्मान करना चाहिए। तीसरा है, आप जिस कार्यक्रम के लिए सूत्र संचालन कर रहे हो उसका सकारात्मक अभिप्राय श्रोता अथवा दर्शकों के सामने आपको लाना होता है। इसमें चौथी बात यह है कि आपका जो संचालन है वह सहज उत्स्फूर्त होना चाहिए। इसमें आप जो संचालन कर रहे हैं वह लोगों के सामने उत्स्फूर्त तरीके से हो तो वह सूत्र संचालन और भी अच्छा हो जाएगा। अगली बात है, आप जो सूत्र संचालन कर रहे हो उसमें आवाज का उतार और चढ़ाव होना आवश्यक है और आपका श्रोताओं से संवाद भी होना चाहिए। आपका जो सूत्र संचालन है वह लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए या उसका हृदयस्पर्शी होने के लिए उनके साथ संवाद होना चाहिए। आप अकेले ही बड़बड़ाते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो शायद लोगों के दिल तक वो नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए आपका उसकी तरफ भी ध्यान होना चाहिए। अगला बिंदु है कि समय सूचकता और हाजिर जवाबीपन भी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई वक्ता कोई बात करता है और उससे कोई बात सामने से निकल आती है, कोई हास्य होता है, व्यंग होता है या वहाँ कोई गंभीरता से बात छेड़ जाती है, तो आपको वह समय सूचकता ध्यान में रखकर आपके कार्यक्रम में वह परिवर्तन या आपकी भाषा शैली उसी प्रकार की होनी चाहिए। यानी कि समय सूचकता को देखकर आपको कार्यक्रम में बदलाव भी लाना चाहिए अथवा कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन भी लाना चाहिए। ये सारी बातें सूत्र संचालन के पास होनी चाहिए। कहीं कभी ऐसा होता है किसी कार्यक्रम में गड़बड़ी होती है तो वहाँ आपको मंच संचालक के तौर पर उस गड़बड़ी को शांत करने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए, लोगों को शांत करना चाहिए। यह भी आपके पास सूत्र संचालन के पास ये भी बातें होनी चाहिए। अगली बात है यह कि कोई भी सूत्र संचालन से कोई गलती होती है तो आप तुरंत माफी मांगनी चाहिए, आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यानी कि कार्यक्रम करते समय आपके हाथों से कभी गलती होती है तो आपको खुले दिल से श्रोता दर्शक या जो महानुभाव या जो अतिथि होती है उनके सामने आपकी गलती मान लीजिए, तुरंत वह गलती की माफी मांगिए। इससे आपका सूत्र संचालन और भी निखर जाएगा और उसमें चार चांद लगेंगे, क्योंकि आपके पास तुरंत माफी मांगने की इतना बड़ा भी आपका हृदय होना चाहिए। अगला है और अंतिम है कि कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन होना चाहिए। आप अगर सूत्र संचालन करते हो तो आपको ये बात याद रखनी है कि कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन होना चाहिए। यानी कि कोई शैक्षिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो तो शैक्षिक कार्यक्रम के लिए, राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अलग अलग भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए। कवि सम्मेलन है, मुशायरा है या
संगीत संध्या है, तो ऐसे कार्यक्रम में आपको अलग तरीके का भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए। यानी किस तरह का कार्यक्रम है ये देखकर आपको उस तरीके का ही भाषा शैली की वह प्रयोग होना चाहिए। यानी कि हर कार्यक्रम के अनुसार आपको भाषा शैली में परिवर्तन लाना चाहिए। इसी तरीके से आप अगर सूत्र संचालन करेंगे तो एक आप सफल एंकर, उद्घोषक या सूत्र संचालक के तौर पर हमेशा आप यशस्वी हो जाएंगे।